अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट वीक के अंदर तो कुछ थोड़ी सी रिबाउंड हुए थे फ्यूचर्स, बट फिर से वही लास्ट वीक अब जो पिछला हफ्ता गुजरा है उसके अंदर नेगेटिविटी दोबारा से चाइनीज़ फ्यूचर्स की नज़र आना शुरू हो गई है। डी बार्स और एच आर कोयल के चाइनीज़ फ्यूचर्स 4% डाउन थे, जबकि कोक के 7% और आयरन ओर के 5% के करीब नेगेटिव था फ्यूचर्स, और उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली स्पॉट मार्केट के ऊपर भी आया। अपीरेंटली ऐसा लग रहा था कि शायद डिमांड रिकवर नहीं कर पा रही जिस किस्म की एक्सपेक्टेशंस थी दुनिया भर की, कि चाइना वापस आएगा, रीस्टॉक करेगा और एक अच्छा फ्लो बनेगा काम का। वो एक्चुअली हो नहीं सका, उसकी पेसिमिज्म की वजह से स्पॉट मार्केट के अंदर भी थोड़ा सा पैनिक हुआ, ट्रेडर्स ने ऑफर्स करना शुरू कर दी। HRC या बाकी जो कोटेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस अराउंड आप समझें कि 20-25 डॉलर के करीब नीचे आई हैं। अगर HRC की बात करूं तो स्पॉट प्राइस अराउंड अभी 610 से 620 के दरमियान सुनने में आई लास्ट वीक में, जबकि आयरन ओर भी तकरीबन 10-12 डॉलर नीचे आ चुका है और इस वक्त एज ऑफ नाउ $100 पे ट्रेड कर रहा है। 9900 का लेवल है अभी, और फिलहाल भी प्रेशर अभी सस्टेन कर रहा है क्योंकि आगे से डिमांड उस तरीके से नहीं आ रही, प्रोडक्शन मिल्स उस तरह नहीं करना चाहती क्योंकि सेल्स की अपलिफ्ट नहीं है, आगे से प्रोडक्ट की अपलिफ्ट नहीं है और स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पर। तो उसकी वजह से हो सकता है कि आयरन ओर में प्रेशर रहे अभी, अनलेस कि हम लोग बेहतर सेल्स आगे से देखें। जबकि अगर कोक की बात करें तो कोक ऐसा आइटम है मेटको के जिसकी प्राइसेस थोड़ी सी अभी एडजस्ट होकर कुछ ऊपर जा चुकी हैं। आप समझें कि ये भी तीसरी एक रिवीजन थी उनकी, जो कि प्राइसेस ऊपर गए हैं, जिसकी वजह से जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बेसिकली बढ़ती ही जा रही है। आयरन ओर एक तरफ नीचे हो रहा है तो दूसरी तरफ कोक की प्राइसेस बढ़ गई, जिसकी वजह से कोई ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं पड़ा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती ही नज़र आ रही है हर जगह से। तो सेल्स की प्राइसेस भी कम होती हुई मुश्किल है कि कम हो, और अपीरेंटली जब सेल्स कम होंगी आपकी तो तभी प्रेशर आएगा पीछे और फिर आपका कॉस्ट कट डाउन होगा, फिर आपकी एक सप्लाई और डिमांड की जो फिजिबिलिटी है वो बैठेगी। जबकि चाइना के अंदर अगर डोमेस्टिक स्क्रैप की बात की जाए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, चाइना के अंदर स्क्रैप की प्राइसेस भी बढ़ी हैं, डोमेस्टिक प्राइसेस अभी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गई हैं, और जिसकी वजह से कुछ इंपोर्ट भी फिजिबल है जापान से और उधर से चाइना ने कुछ अभी स्क्रैप इंपोर्ट्स भी किए हैं। अब फॉरेक्स की बात करते हैं। फॉरेक्स के अंदर ताइवान ने प्राइसेस अपनी तकरीबन 20 से 25 डॉलर बढ़ा दी हैं अगर वीक ऑन वीक बात करूं तो, जबकि चाइना के अंदर जो डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़े हैं वो 30 से 40 डॉलर बढ़े थे। जापान के अंदर टेंडर हुआ था, कैंटो टेंडर, उसके अंदर भी प्राइसेस इंक्रीज़ हुए। और अगर इन जनरल जापानीज़ मिल्स की बात की जाए प्राइसेस के हवाले से, तो उन्होंने भी अपनी बाइंग प्राइसेस को बढ़ाया था। मेनली अभी जापानीज़ स्क्रैप जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो फॉर ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ही हो रहा है। आप साउथ कोरिया ले लें, चाइना बाइंग कर रहा है, कुछ बांग्लादेश कार्गो बुक हुए थे जापान में। तो काफ़ी अरसे के बाद जाकर हम 2-3 माह के बाद देख रहे हैं कि जापान की मार्केट रिवाइव की है, और इसी तरह ताइवान की मार्केट भी तकरीबन 3-4 महीने से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हालात में थी, जो कि अब रिवाइव होना शुरू हुई है। ऑब्वियसली लोगों ने रीस्टॉक करना है, चाहे आगे सेल उस तरीके से एग्रेसिव नहीं है मगर लोगों के पास इन्वेंट्री लेवल्स भी नहीं है, तो वो भी ऐसा ऐसा रीस्टॉक कर रहे हैं। इसको देखते हैं कि अभी कितना अर्सा लगता है, शायद 1-2 हफ्ते बाइंग वहाँ से जारी रहेगी। जबकि टर्की की अगर बात की जाए तो टर्की के अंदर मार्केट बड़ा मिक्स सेंटीमेंट था ऑन इन अर्ली लास्ट वीक। जो डील सुनने में आई वो तकरीबन $402 के ऊपर यूके से एक डील हुई थी HMS की, जबकि 420-22 के ऊपर श्रेडेड का काम हुआ था, जिसको देख कर लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट शायद अब वापस फ्लाई करेगी यहाँ से और ऊपर जाएगी। बट उसके बाद आने जो लास्ट वीकेंड जब क्लोजिंग हुई तो उस वक्त तक जो डील्स HMS की सुनने में आ रही थी वो 390, 390, 92 के आसपास HMS की डील हुई, और जबकि बोनस की डील्स जो है वो तकरीबन 410-12 की सुनने में आ रही थी, जिससे अंदाज़ा ये होता है कि वीक ऑन वीक अगर देखें तो खास कोई बड़ा चेंज नहीं आया। मोस्टली नेगेटिव चेंज ही कहेंगे इसको, क्योंकि कुछ डील्स काफ़ी महंगे प्राइस पे हुई तो कुछ डील्स काफ़ी सस्ते प्राइसेस के ऊपर भी हुई। तो एवरेज जो आपकी है वो एट दी एंड इंडेक्स वहीं पर रही 390 के आसपास HMS की, 390, 92 कह सकते हैं आप, और जबकि श्रेडेड वगैरह की जो इंडेक्स है वो तकरीबन 405 से 410 के लगभग देखने में आई। तो इसकी मेजर रीज़न ये है कि टर्की अपनी फ्रेश प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर पा रहा आगे। अगर रीबार्स की प्राइस की बात करें वहाँ पर तो तकरीबन 15 से 20 डॉलर की कमी आई है FOB प्राइसेस में रीबार्स के, और इसी तरह HRC के सेंटिमेंट्स या कोटेड फ्लैट के भी सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं हैं, सेल्स नहीं है और क्वांटिटीज़ का वही अपलिफ्ट नहीं है आगे से फ्रेश प्रोडक्ट का। मेजर जो कंपटीशन आ रहा है टर्की को वो अभी इस वक्त इंडिया से, ईरान से और इसी किस्म के उन कंट्रीज से जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टील अच्छी प्राइस के साथ और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से इनकी सेल्स इम्पैक्टेड हैं। जिन डेस्टिनेशंस को ये माल बेचा करते थे वहाँ पर बाकी जगहों से माल डंप हो रहा है या आ रहा है, जिसकी वजह से एक मेन तंगी का सामना है उनको। और जब ये सेल अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर पा रहे तो आगे से स्क्रैप भी नहीं खरीद पा रहे। स्क्रैप के सेक्टर के अंदर भी अभी इस वक्त कन्फ्यूजन और नर्वसनेस है कि आगे क्या होगा, तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन नज़र आ रही है टर्की की साइड से। एक बड़ी खबर ये थी लास्ट वीक के अंदर 1% सेंट्रल बैंक ने टर्की के इंटरेस्ट रेट फिर से कम कर दिया है,
जिसकी वजह से उनकी करेंसी के ऊपर भी प्रेशर है। अभी इस वक्त इन्फ्लेशन ऑब्वियसली बढ़ती, पहले भी बहुत ज़्यादा थी, अभी और बढ़ती नज़र आ रही है, और डेप्रिशिएटेड लीरा की वजह से थोड़ा सा जो इम्पोर्टर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो परेशान नज़र आ रहे हैं कि हम स्क्रैप इंपोर्ट किस तरीके से अपनी कैलकुलेट करेंगे और कैसे लेके चीज़ों को आगे चलेंगे। तो टर्की का सेगमेंट एक्चुअली वेट एंड वॉच की पोजीशन के अंदर है। अगर यूरोप यूके की बात करें तो यूरोप में भी फ्लैट प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो डैम्पन्ड है, कोई ख़ास सेल्स नहीं हो रही, प्राइसेस स्टेबल हैं ऑल्दो, क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एनर्जी कॉस्ट तो बढ़ी रही है, प्रोडक्शंस कट डाउन हो रहे हैं, अभी इवेंचुअली करने पड़ रहे हैं सब लोगों को, तो उसकी वजह से भी कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटी यूरोप के अंदर भी नज़र नहीं आ रही, कोई पॉजिटिव मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। जबकि बड़ी खबर ये है कि यूके के अंदर जो फेलिक्सटो पोर्ट है उस वहाँ पर लेबर्स ने अपना एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी, और अभी सारे एक्टिविटीज़ अपनी रोक दी हैं, और उनका बेसिकली जो डिमांड है वो ये कि हमारी पे रेज की जाए, और अभी नेगोशिएशन चलेंगी। 7 दिन के लिए कॉल है ये कि हम पोर्ट को बंद रखेंगे और काम नहीं करेंगे वहाँ पर। तो इस किस्म की जो स्ट्राइक है वो अभी इफ़ेक्ट कर सकती है आगे सप्लाई चेन्स को। बाय द वे पाकिस्तान एक बड़ा इंपोर्ट का जो सेक्टर है वो यूके ही है पाकिस्तान के लिए, और ख़ास तौर से फेलिक्सटो पोर्ट से काफ़ी ज़्यादा शिपमेंट्स आती हैं। तो इसमें ये अब एक हमें एस्टिमेशन रखनी पड़ेगी कि हो सकता है कि हमारी जो ऑर्डर्स हैं सप्लाई चेन फर्नेसेस की यहाँ पर वो डिस्टर्ब हो सकती हैं अगर ये स्ट्राइक ख़त्म नहीं होती। हो सकता है कि स्ट्राइक ख़त्म हो जाए, और हो सकता है कि ये प्रोलॉन्ग हो जाए और 10-15 दिन पे अगर कहानी चली गई तो मेरा ख्याल है कि सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। जो सप्लाई चेन्स की प्लानिंग्स थी वो सब फिर से आउट हो जाएंगी, तो उसको कस्टमर्स को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। तो अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन जब कट डाउन हो रही है यूरोप की, तो वहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि शायद अभी स्क्रैप के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव नहीं आएगा, और स्क्रैप जो स्टेबल लेवल्स हैं उन्हीं के ऊपर ट्रेड होगा। यूएस की मार्केट अब नया प्राइस आने वाला है नेक्स्ट मंथ के लिए, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कोई मेजर फ़र्क नहीं आएगा, प्राइसेस स्टेबल साइडवेज रहेंगी। एक कारण की जो इंपोर्ट है वो $500 के ऊपर हो रही है यूएसए में, जो कि एक बड़ा स्टेबल लेवल है। काफ़ी अरसे के बाद जाकर अभी इस वक्त यहाँ पर आके स्टेबल हुआ है, उससे पहले तो डाउनवर्ड ट्रेंड चले जा रहा था। अभी अब 2-3 हफ्ते से यहाँ पे पेगारन की प्राइसेस स्टेबल हो चुकी हैं, और मेजरली जो फारिश की तेज़ी है ताइवान की ख़ास तौर से, उसका यूएस पे इम्पैक्ट आएगा। होपफुली यूएस की जो क्वांटिटीज़ है वो एक्सपोर्ट होती रहेंगी, और एक रीज़नेबल जो साइकिल है और मूवमेंट है स्क्रैप की वो होती रहेगी, और रीज़नेबल प्राइस होती रहेगी, क्योंकि ताइवान और बाकी के अदर रीजन्स के अंदर रीस्टॉकिंग अभी इस वक्त हो रही है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, पाकिस्तान को भी हेड टू हेड कॉम्पिटिशन दे रहा है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी दिनों से, खाली पाकिस्तान को नहीं, बाकी भी बांग्लादेश को और बाकी के इंपोर्टिंग कंट्रीज़ को भी। तो इंडिया सबसे ज़्यादा मेजरली एक्टिव कंट्री रहा पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद काफ़ी सारी रीस्टॉकिंग हो गई है वहाँ पर, जो न्यू बल्क सेल्स थी अब वो अराइवल होना शुरू हो जाएंगी बाय एंड ऑफ दिस मंथ एंड बाय अर्ली नेक्स्ट मंथ। वहाँ पर जब कार्गोज़ का इन्फ्लो होगा और इम्पोर्ट होगी, तो उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद इस तरीके से एग्रेशन ना रहे इंडिया का, और वहाँ पर भी चीज़ें काम डाउन हो, और शायद प्राइसेस के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट आए डाउनवर्ड, कुछ थोड़ी सी करेक्ट हो प्राइसेस। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की सेल्स क्या होती हैं फिनिश प्रोडक्ट की और किस तरफ जाती हैं। अभी तक तो बहुत अच्छी सेल्स रही हैं इंडिया में, एक्सपोर्ट्स की मार्केट भी बड़ी अच्छी रही है इंडिया के लिए, और इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और लोगों की एक्सपेक्टेशन के साथ आगे भी परफॉर्म करता रहेगा इसी तरीके से। तो मूविंग फॉरवर्ड इसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। अब रशिया और ईरान की बात कर लेते हैं कि रशिया की मार्केट काफ़ी हद तक स्टेबल है, कुछ प्राइसेस बढ़ाने की भी उन्होंने बात की, मगर बढ़ा नहीं सके, पास ऑन नहीं कर सके, उनके फिनिश की सेल्स नहीं है। मोस्टली जो उनका टारगेट है वो एशियन कंट्रीज़ हैं, यानी इवन चाइना है और बाकी कंट्रीज़ को वो सप्लाई दे रहे हैं। अभी प्राइसेस स्टेबल हैं उनकी, स्क्रैप की प्राइसेस भी वहाँ पर स्टेबल हैं, कोई ऐसा खास मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। डोमेस्टिक कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो डंपिंग बेतहाशा हो रही थी बाहर वो थोड़ी सी अब कम हो जाएगी, और डोमेस्टिक साइड पर उनका फ़्लो माल का होना शुरू हो जाएगा। जबकि ऑन द अदर हैंड ईरान ने भी काफ़ी ज़्यादा, ईरान के अंदर नर्वसनेस थी, सेल्स नहीं हो रहे थे, बिलेट के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके थे। उन्होंने लास्ट वीक के अंदर 15-20 प्राइसेस बढ़ाए हैं बिलेट के, मगर कोई सेल्स बुक नहीं हो सकी। जो सेल्स हैं वो पुरानी ही प्राइसेस के ऊपर हो रही थी, और वहीं पर प्राइसेस स्टेबल हैं। बट ईरान इज़ वन ऑफ द सेक्टर जहाँ से सबसे ज़्यादा सस्ता अभी इस वक्त बिलेट्स अवेलेबल हैं, और वो बिलेट्स बुक भी हो रहे हैं, यानी चाइना भी जा रहे हैं और अदर कंट्रीज़ के अंदर भी जा रहे हैं, और एक रीज़नेबल सबसे लोअर प्राइस के तौर पे एक अट्रैक्टिव ओरिजिन है सबके लिए अभी ईरान, अनलेस के ईरान की प्राइसेस बढ़ें। अब कंक्लूजन ये है पिछले हफ्ते का कि सप्लाई चेन के प्रॉब्लम्स अभी भी नज़र आ रहे हैं,
लिमिटेड सप्लाई है स्क्रैप की, ख़ास तौर से जब से प्राइसेस कम हुए, इतनी ज़्यादा जनरेशन नहीं हो रही, यूरोप में छुट्टियां चल रही हैं और जिन जगहों पर जनरेशन जो कलेक्शन हो रही हैं वो प्राइस कम होने की वजह से ज़्यादा नहीं हो पा रही, तो यार्ड्स भी टाइट बैठे हैं, वो प्राइसेस कम करने को तैयार नहीं है। जबकि जो डेस्टिनेशंस हैं, अगर टर्की नहीं खरीद रहा तो बाकी डेस्टिनेशंस खुल चुके हैं, चाहे इंडिया को देख लें या बांग्लादेश को देख लें या बाकी कंट्रीज़, वो भी अभी माल खरीद रहे हैं। तो टर्की पर डिपेंडेंसी आहिस्ता आहिस्ता कम होती नज़र आ रही है। तो लग ऐसा रहा है कि शायद स्क्रैप यार्ड्स वाले अभी तक प्राइसेस कम करने के मजबूरी नहीं है उनकी कि प्राइसेस कम करें। अभी तक उनके पास ऑर्डर्स भी हैं, अगले कुछ 15-20 दिन के लिए वो बुक भी हैं, तो होपफुली वहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी। जबकि ग्लोबल मार्केट के जो डायरेक्शंस हैं वो क्लियर नहीं है अभी तक, मिक्स एंड मैच चल रहा है। जो पिछले हफ्ते तेज़ी आई थी वो पिछले हफ्ते जो तेज़ी आई थी वो पिछले हफ्ते के अंदर हमें लगा कि मार्केट फिर से पीक कर गई है, इससे ऊपर नहीं जा रही, कस्टमर्स की एक्सेप्टेंस नहीं है। रिसेशन के जो ख़तरात हैं वो दुनिया भर के अंदर अभी इस वक्त नज़र आ रहे हैं और सब कस्टमर्स भी उस चीज़ को लेके बड़े कंसर्न हैं कि हम लोग कहीं गलत प्राइस के ऊपर अभी ना फंस जाएं। पहले ही लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हिट ली है जब प्राइसेस स्क्रैप के कम हुए और फ्लैट ऑर्डर से कम हुए, तो अब कोई भी बंदा चांस नहीं लेना चाहता और सिर्फ उतना ही काम कर रहा है जितने की उसको ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से इन हालात के अंदर करना भी ऐसे ही चाहिए। जहाँ तक फ्रेट्स का ताल्लुक है तो दुनिया भर में फ्रेट्स अभी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू नज़र आ रहे हैं। चाइना के अंदर काफ़ी कमी नज़र आई है हमें फ्रेट्स की। अभी रिसेंटली यूके के अंदर भी कुछ प्राइसेस फ्रेट्स कम हुए थे और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद फ्रेट्स पे भी और फर्दर प्रेशर रहेगा। जो ये ट्रेंड शुरू हुआ है ये होपफुली अभी थोड़ा और चलेगा अभी, तो उसकी वो भी एक चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अपडेट्स ये है कि पाकिस्तान में लास्ट वीक के अंदर श्रेड की जो बुकिंग हो रही थी वो 498, 500 यही ऑफर से बुकिंग्स कुछ नहीं हुई। बड़ा एक डेड किस्म की मार्केट थी, आप समझें कि ना होने के बराबर सेल्स थी, लोकल सेल्स भी नहीं हो रही थी और पीछे से प्रोक्योरमेंट भी नहीं हो रही थी। जो रीस्टॉकिंग लोगों ने करनी थी वो उससे पिछले हफ्ते में काफ़ी लोगों ने 490 से 500 के दरमियान 495 से 500 के दरमियान माल ख़रीदा था। लेकिन लास्ट वीक के अंदर सबने भी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखी हुई है। इस हफ्ते भी देखना है कि लोग दोबारा से रीस्टॉक करते हैं या नहीं करते। बट ऑब्वियसली पिछले हफ्ते के अंदर सेल्स कुछ रीज़नेबल नहीं रही, कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नहीं थे, फ्लड स्लिप सिचुएशन है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बाकी के मामलात हैं, रीबार्स और बाकी फिनिश प्रोडक्ट सेल्स नहीं हो रहे आपके। तो इन हालात के अंदर मुश्किल लगता है कि पाकिस्तान के अंदर रिकवरी आए और जो कस्टमर से रीस्टॉक करना शायद न्यू प्राइसेस के ऊपर अभी रीस्टॉक करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा प्राइस उनको एडजस्टेड मिलेगा तो फिर शायद दोबारा से मार्केट में एंटर होंगे। HMS की अगर बात करें तो $520 का रेट आ रहा था मिडल ईस्ट से HMS का पाकिस्तान के लिए, जिसके ऊपर कोई बुकिंग सुनने में नहीं आई। रीबार्स की एडजस्टमेंट की सब प्रोड्यूसर्स ने मोस्टली तकरीबन 7,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का डिक्रीज़ किया प्राइसेस, ताकि सेल्स जनरेट किया सके, लिक्विडिटी जनरेट किया सके। बेसिकली सेल्स ना होने की वजह से लिक्विडिटी का क्राइसिस आ रहा है पाकिस्तान मार्केट के अंदर। और जब लिक्विडिटी क्राइसिस आता है तो फिर ऑब्वियसली जो आपकी इंपोर्ट्स आ रही होती हैं या आपका जो इनफ्लो है या आपने पेमेंट्स करनी है तो वहाँ पे बैकलॉग आ जाता है, आपकी इंपोर्ट्स इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी एक जो इन्वेंट्री है वो बेसिकली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो अभी ये तमाम मामला हमें देखने में आ रहे हैं। कमर्शियल रीबार बाला सब चीज़ें काफ़ी डिप्रेस रही हैं और इस हफ्ते में उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करे कि हालात कुछ बेहतरी की तरफ आएँ और कुछ हम लोग काम सही तरीके से कर सकें और लोगों के मामला रिजॉल्व हो सकें। मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।